नमस्कार बच्चों, मैं भावना मेहता, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरखेड़ा भेल। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के अध्याय 10 गुरुत्वाकर्षण में हमने पिछली कक्षा में गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में पढ़ा, जी और जी में अंतर, जी और जी में संबंध तथा मुक्त पठन और इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न और कुछ तार्किक प्रश्न सॉल्व किए। अब हम आगे इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण के भाग 2 में पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति, द्रव्यमान, भार और किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के प्रभाव में वस्तुओं की गति। हमने यहाँ जी पिछली क्लास में समीकरण G बराबर gm/r² ये पढ़ा था। G और G में संबंध से G और G में संबंध निकाला था, जहाँ G था गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g और कैपिटल G था सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो हम जानते हैं इस समीकरण को देख के हम समझ रहे हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान है ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ कैपिटल G गुरुत्वीय नियतांक है, कैपिटल M पृथ्वी का द्रव्यमान है और कैपिटल R पृथ्वी की त्रिज्या है। यहाँ इस सूत्र में स्मॉल m कहीं नहीं है, यानी स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अतः जब हम किन्हीं दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से गिराएं तो वे वस्तुएं एक साथ नीचे गिरती हैं। लेकिन क्या ऐसा हमने देखा है? ऐसा संभव है? देखा है हमने एक इसके लिए क्रियाकलाप करें तो कागज की एक शीट और एक पत्थर को लें और दोनों चीजों को, कागज की एक शीट को और पत्थर को एक इमारत की पहली मंजिल से नीचे गिराएं तो क्या दोनों वस्तुएं एक साथ धरती पर पहुंचती हैं? बच्चों ये प्रयोग करके देख सकते हो आप। देखिए, कागज और पत्थर क्या दोनों एक साथ धरती पर पहुंचते हैं? हम देखते हैं कि पत्थर पहले धरती पर पहुंचता है जबकि कागज की शीट कुछ देर में धरती पर पहुंचती है। जबकि हम क्या कह रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण के कारण किसी भी द्रव्यमान की वस्तु हो, यानी द्रव्यमान कुछ भी हो वस्तु का, लेकिन दोनों वस्तुएं क्या होना चाहिए? एक साथ पहुंचना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है, गिरती हुई जो वस्तुएं हैं वो किस में गति कर रही हैं? वायु में गति कर रही हैं। दोनों वस्तुएं जब हम गिरा रहे हैं तो दोनों वस्तुएं वायु में गति कर रही हैं। तो गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध आरोपित करती है। अर्थात कागज की शीट पर लगने वाला जो प्रतिरोध है वो पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होता है। यानी वायु जो प्रतिरोध बल लगा रही है वो कागज की शीट पर अधिक और पत्थर पर कम है। इसलिए कागज की शीट कुछ देर में धरती पर गिरती है और पत्थर जो है वो पहले धरती पर पहुंच जाता है। यदि हम दोनों वस्तुओं को एक ऐसे जार में गिराएं जहां वायु भी न हो, अर्थात निर्वात हो, ऐसा स्थान जहां वायु भी नहीं होती उस स्थान को निर्वात कहा जाता है। तो यदि हम ऐसा एक जार लें जिसमें वायु भी न हो और यदि हम दोनों वस्तुओं को एक साथ एक ऊंचाई से गिराएं तो दोनों वस्तुएं एक साथ नीचे पहुंचेंगी। यानी गुरुत्वीय बल के कारण जो वस्तुएं हैं वो एक साथ गति करती हुई समान ऊंचाई से समान समय में नीचे पहुंचती है। पृथ्वी के निकट गुरुत्वीय त्वरण G का मान स्थिर होता है। इसके लिए यदि हम गति के समीकरण को समझें तो पिछले अध्याय में हमने गति के समीकरण पढ़े हैं। यदि पहला समीकरण देखिए v = u + gt, यहाँ हमने पढ़ा था v = u + at, a वहाँ क्या था? त्वरण था। अब ये सारे समीकरण प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समीकरण ये किसके
अनुसार है, गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार है। यानी यहाँ हम त्वरण की जगह क्या लेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। तो पहला समीकरण हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। द्वितीय समीकरण s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, यानी यहाँ भी a के स्थान पर क्या आ गया, g। तृतीय समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, अर्थात यहाँ भी a के स्थान पर g। अब ये समीकरण किस स्थिति में है, जब वस्तु नीचे की ओर गिर रही है। नीचे की ओर लगने वाला त्वरण क्या होता है, पृथ्वी की ओर आकर्षित होने वाली वस्तु जब नीचे की ओर गिरती है तो त्वरण का मान धनात्मक होता है। यदि हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकें तो लगने वाला जो त्वरण का मान है वो क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है, क्योंकि उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। द्वितीय समीकरण s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी g पॉजिटिव ना होकर यहाँ क्या हो गया, निगेटिव हो गया। v तृतीय समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। इस प्रकार ये गुरुत्वीय त्वरण के अनुसार गति के समीकरण हैं। अब हम इसके लिए क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। प्रश्न क्रमांक 1, एक कागज की शीट और उसी कागज की शीट को मरोड़कर बनाई गई गेंद से धीमी क्यों गिरती है। यानी दो चीज है, कागज की शीट है और उसी कागज को यदि हम गेंद के रूप में मरोड़कर बना दें तो कागज की शीट धीमी गिरती है, जबकि जो गेंद है वो क्या होती है, तेजी से नीचे गिरती है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा वायु के प्रतिरोध या उत्प्लावन बल के कारण होता है। उत्प्लावन बल का मान क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। यहाँ वायु भी एक प्रकार का माध्यम तरल है जो प्रत्येक वस्तु पर उत्प्लावन बल आरोपित करता है। उत्प्लावन बल का मान क्षेत्रफल के समानुपाती होने के कारण क्षेत्रफल बढ़ने पर वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल बढ़ता है तथा क्षेत्रफल कम होने के कारण उत्प्लावन बल का मान कम होता है। चूंकि कागज की शीट को मरोड़कर जो गेंद बनाई गई है उसका क्षेत्रफल कागज की शीट की अपेक्षा कम है, इसलिए शीट पर उत्प्लावन बल अधिक होता है और गेंद पर उत्प्लावन बल का मान कम होता है। इसलिए कागज की शीट पर उत्प्लावन बल का मान अधिक होने के कारण शीट गेंद की अपेक्षा धीमी गति से नीचे गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 19.6 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक पत्थर छोड़ा जाता है। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले इसका अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। यानी जब पत्थर को इतनी 19.6 मीटर ऊंची मीनार से गिराया गया है तो पृथ्वी से तक पहुंचने के पहले हमको उसका क्या ज्ञात करना है, अंतिम वेग ज्ञात करना है। यानी क्वेश्चन में क्या दिया गया है, h ऊंचाई दी गई है 19.6 मीटर, प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 0। अब यहाँ प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि पत्थर को हम विराम अवस्था से गिरा रहे हैं। पत्थर पहले से गति नहीं कर रहा है, विराम अवस्था में है, इसलिए उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होगा। तो प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 0। अंतिम वेग v ज्ञात करना है गति के तृतीय समीकरण से। ये हमने पिछला भी पढ़ा है कि गुरुत्वीय त्वरण के कारण तृतीय समीकरण किस तरह से होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। इस समीकरण में यदि हम मान रखें तो v स्क्वायर बराबर u का मान है 0, 0 स्क्वायर प्लस 2, स्मॉल g का मान है 9.8 मीटर सेकेंड की पावर माइनस 2, h का मान है 19.6 मीटर। क्या आ गया,
v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का वर्ग 0 प्लस 9.2 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है 19.6 मीटर सेकंड की पावर -2 इंटू 19.6 मीटर। इन दोनों संख्याओं का गुणा करें, क्या आएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 का स्क्वायर, ये 2 बार है पद तो इसका स्क्वायर, मीटर ये 2 बार है पद तो इसका भी स्क्वायर, और सेकंड की पावर -2। ये सारी वैल्यू किसके बराबर है? v स्क्वायर के बराबर। हमको v का मान निकालना है तो v इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा? अंडर रूट, वर्गमूल निकालें। वर्गमूल निकालने पर स्क्वायर हट जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? v इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू आ गई किसकी? अंतिम वेग की, यानी पृथ्वी से के पहले जो उसका अंतिम वेग होगा v इज इक्वल टू वो क्या आ गया? 19.6 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं 10.3 द्रव्यमान। 2 शब्द हमने सुने हैं, द्रव्यमान और भार। सुनने में दोनों चीज़ें एक समान लगती हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? किसी वस्तु में पदार्थ की जो मात्रा, कुल मात्रा होती है, या जिसको कहना चाहिए कुल संहति होती है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ का द्रव्यमान कहते हैं। जो वस्तु के जड़त्व की माप होती है, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम है। किसी वस्तु के द्रव्यमान के गुण क्या हैं? यह किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, यानी जो द्रव्यमान है वो क्या है? वस्तु में जो पदार्थ है उस उपस्थित मात्रा को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? द्रव्यमान, या उसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। यह किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है, यानी द्रव्यमान समय के स्थान के साथ परिवर्तित नहीं होता। स्थान परिवर्तन पर वस्तु का द्रव्यमान नहीं बदलता। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ने पर वस्तु के जड़त्व की माप भी बढ़ती है, अर्थात द्रव्यमान बढ़ने पर क्या हो जाता है? उसके जड़त्व की माप भी बढ़ जाती है। इसके बाद है 10.4 भार। भार क्या है? भार वह बल है जिसके कारण कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, यानी भार क्या है? यहाँ बल है जिसके द्वारा क्या होती है? पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो पृथ्वी जिस बल से वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वह बल क्या कहलाता है? भार कहलाता है। अतः वस्तु पर पृथ्वी का जो आकर्षण बल है उसे ही हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। इसके बाद भार के गुण। गुण क्या है? भार वह बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, यानी भार हमेशा क्या होता है? नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य करता है। भार में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, इसलिए यह एक सदिश राशि है। किसी वस्तु का भार उसके स्थान पर निर्भर करता है, यानी जो भार है वस्तु का वो स्थान के साथ परिवर्तित हो जाता है। किसी वस्तु का भार प्रत्येक स्थान पर अलग अलग हो सकता है, यानी स्थान बदलने पर भार भी बदल जाता है। वस्तु का भार W उसके द्रव्यमान m के समानुपाती होता है। जो भार है वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इसके बाद पढ़ते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर। देखिए, द्रव्यमान और भार दोनों में क्या अंतर है? हमने अभी पिछला पढ़ा है। जो द्रव्यमान है वो वस्तु में जो कुल द्रव्य की मात्रा है, यहाँ द्रव्य मतलब पदार्थ की मात्रा या संहति, वो क्या कहलाती है? द्रव्य की मात्रा। उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु का द्रव्यमान। जबकि भार क्या है? एक गुरुत्वीय बल है
जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, वह बल वस्तु का भार कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान की माप हम किसके द्वारा करते हैं? वस्तु के जड़त्व से करते हैं। और जबकि भार किसके बराबर होता है? W बराबर m इंटू जी, यानी भार बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तीसरा पॉइंट है, किसी वस्तु का द्रव्यमान सर्वत्र समान रहता है, यानी द्रव्यमान में स्थान के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। द्रव्यमान की माप भौतिक तुला द्वारा की जाती है, भार की माप कमानीदार तुला द्वारा करते हैं। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। किसी स्थान पर g का मान शून्य होने पर द्रव्यमान के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी g का मान शून्य होने पर भी द्रव्यमान का जो परिमाण है वो नहीं बदलता। लेकिन किसी स्थान पर g का मान शून्य होने पर पृथ्वी का भार भी शून्य हो जाता है, यानी g का मान यदि शून्य होगा तो वस्तु का जो भार है वो भी शून्य हो जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक है 10.4.1 किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। चंद्रमा पर भार किस तरह से निकालते हैं? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार उस बल के बराबर होता है जिससे चंद्रमा वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। मान लें हम वस्तु का द्रव्यमान है स्मॉल m, चंद्रमा पर इसका भार है Wm, चंद्रमा का द्रव्यमान है mm तथा त्रिज्या है rm। यहाँ स्मॉल m ये जो है ये चंद्रमा या मून को डिनोट कर रहा है, mm यानी चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या rm है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से हमने पढ़ा है लगने वाला बल ही क्या है? भार है। तो बल जो होता है F बराबर होता है Gm इंटू m अपॉन r स्क्वायर, लेकिन बल ही भार के बराबर होता है, इसलिए यहाँ भार Wm बराबर क्या आ गया? Gm इंटू स्मॉल m अपॉन rm का स्क्वायर, ये आ गया समीकरण 1। आगे वस्तु का पृथ्वी पर भार मान लें हम कितना है? We, और पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M, पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल R, तो वस्तु का पृथ्वी पर भार, अब हम उसी नियम के अनुसार देखें तो We इज इक्वल टू G, M ये पृथ्वी का द्रव्यमान और स्मॉल m ये वस्तु का द्रव्यमान अपॉन r स्क्वायर, r क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। ये आ गया समीकरण 2। यदि चंद्रमा का द्रव्यमान, यहाँ हम वैल्यू रखें, चंद्रमा का द्रव्यमान जो हमने पिछले इसमें निकाला है, देखिए पिछले सूत्र में मान रखना है यहाँ m, यहाँ ये क्या है? चंद्रमा का द्रव्यमान है। समीकरण 1 में वैल्यू रखी जा रही है, तो चंद्रमा का द्रव्यमान 7.36 इंटू 10 की पावर 22 और त्रिज्या कितनी है? 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। समीकरण 1 में वैल्यू रखें तो Wm इज इक्वल टू G 7.36 इंटू 10 की पावर 22 इंटू m अपॉन 1.74 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो Wm इज इक्वल टू G 7.36 इंटू 10 की पावर 22 इंटू m अपॉन, नीचे स्क्वायर को सॉल्व किया गया है, 1.74 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर यहाँ हो गई 12। इसको और सॉल्व करें, ये देखो 10 की पावर ऊपर है 22, यहाँ 10 की पावर नीचे है 12, दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगी 10 की पावर 10, यानी समीकरण किस तरह से हो गया? Wm इज इक्वल टू G 7.36 इंटू 10 की पावर 10 इंटू m अपॉन, इसका स्क्वायर सॉल्व किया गया है तो ये आ गया 3.027। इसको सॉल्व करने पर आ गया
WM इज इक्वल टू 2.431 इंटू 10 की पावर 10 इंटू G इंटू M। ये आ गया समीकरण 3। इसी प्रकार पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 इंटू 10 की पावर 24 किलोग्राम, पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। इसको हम समीकरण 2 में वैल्यू रखें तो WE इज इक्वल टू G, यहाँ पृथ्वी का द्रव्यमान की वैल्यू रखी गई है 5.98 इंटू 10 की पावर 24 इंटू स्मॉल m अपॉन R की वैल्यू रखी गई है 6.37 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। इस समीकरण को सॉल्व करने पर WE इज इक्वल टू G 5.98 इंटू 10 की पावर 24 इंटू M अपॉन 6.37 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर 12। इस 10 की पावर को सॉल्व करते हैं तो ऊपर है पावर 24, नीचे है 12, तो ये आ गई पावर 10 की पावर 12। यानी समीकरण क्या हो गया, WE इज इक्वल टू G 5.98 इंटू 10 की पावर 12 इंटू M और अपॉन में इसका स्क्वायर सॉल्व किया तो आ गया 40.57। इसको सॉल्व करने पर WE इज इक्वल टू 0.147 इंटू 10 की पावर 12 G इंटू M। यदि हम इसको इस तरह से लिखें 1.47 तो यहाँ 10 की पावर हो जाएगी 11, तो ये WE का मान क्या आ गया 1.47 इंटू 10 की पावर 11 इंटू G इंटू M। ये आ गया समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4। समीकरण 3 में निकाला गया था चंद्रमा पर भार और समीकरण 4 में निकाला गया है वस्तु का पृथ्वी पर भार। दोनों की तुलना करें तो WM अपॉन WE इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू रख दी गई है WM की 2.431 इंटू 10 की पावर 10 इंटू G इंटू M। यहाँ WE की वैल्यू रखी गई है 1.47 इंटू 10 की पावर 11 इंटू G इंटू M। G से G कैंसिल हो गया, M से M। यहाँ पावर इसको भी सॉल्व किया गया तो ये आ गया WM WE इज इक्वल टू 0.165। इसको सॉल्व करने पर आया 1/6, यानी वस्तु का चंद्रमा पर भार बटे वस्तु का पृथ्वी पर भार बराबर होता है 1/6। तिर्यक गुणा यदि कर दें तो वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 इंटू वस्तु का पृथ्वी पर भार, यानी जो चंद्रमा पर भार है वस्तु का वो पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। इसी से रिलेटेड यदि एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, एक 10 किलोग्राम की वस्तु का पृथ्वी पर तथा चंद्रमा पर भार क्या होगा। इसको निकालते हैं तो हमने अभी पिछले उसमें पढ़ा था कि भार W बराबर होता है M इंटू G। G की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया गया है M इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। सूत्र में मान रखेंगे तो भार W बराबर 10 इंटू 9.8 यानी W इज इक्वल टू 98 न्यूटन। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होता है 1.6 इंटू वस्तु का पृथ्वी पर भार, यानी चंद्रमा पर भार निकालना है हमको तो चंद्रमा पर जो भार है वो वस्तु के भार का 1/6 होता है। ये आगे देखें, वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या हो जाएगा 1/6 इंटू 98। वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 16.33 न्यूटन। इस प्रकार से एक इस पर निकल आया पृथ्वी पर भार और चंद्रमा पर भार। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। हल करते हैं। हमको पता है कि चंद्रमा पर वस्तु का जो भार होता है वो वस्तु का पृथ्वी पर जो भार है उसका 1/6 गुना होता है। तो चंद्रमा पर यदि वस्तु का भार WM है तो WM इज इक्वल टू 1/6 इंटू WE।
क्वेश्चन में दिया गया है WE इज इक्वल टू 10 न्यूटन। WM हमको ज्ञात करना है। WM इज इक्वल टू 1/6 इंटू 10 न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे तो WM इज इक्वल टू 1.67 न्यूटन, यानी इसका चंद्रमा पर भार कितना आ गया 1.67 न्यूटन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 गुना है। एक 10 किलोग्राम की वस्तु का चंद्रमा पर तथा पृथ्वी पर न्यूटन में भार क्या होगा। इस क्वेश्चन में भी देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वीय बल ये हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और प्रश्न के अनुसार हमको बताया गया है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के गुरुत्वीय बल का 1/6 गुना है। अतः चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल बराबर क्या हो जाएगा 1/6 इंटू पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल। तो चंद्रमा पर यदि हम गुरुत्वीय बल का मान निकालें तो कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया गया है वस्तु का भार 10 किलोग्राम। किसी भी वस्तु का भार में सूत्र से निकालते हैं W इज इक्वल टू M इंटू जी। अब हम पृथ्वी पर यदि वस्तु का भार निकालें तो पृथ्वी पर M दिया गया है क्वेश्चन में हमको 10 किलोग्राम, और पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर आता है 98 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं 98 न्यूटन। ये जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को एक नाम दिया गया है न्यूटन। तो पृथ्वी पर वस्तु का भार आ गया 98 न्यूटन। इसी प्रकार अब हम चंद्रमा पर वस्तु का भार निकालें तो चंद्रमा पर वस्तु का भार उसी सूत्र से W इज इक्वल टू M इंटू जी से, वस्तु का द्रव्यमान M दिया गया है 10 किलोग्राम, और चंद्रमा पर गुरुत्वीय बल का मान हमने कैलकुलेट किया था 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा पर वस्तु का भार कैलकुलेट करने पर आ गया 16.3 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी यही चीज फिर वही किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको एक नाम दे दिया गया न्यूटन। तो चंद्रमा पर वस्तु का भार आ गया 16.3 न्यूटन। अतः दी गई वस्तु का पृथ्वी पर भार है 98 न्यूटन और चंद्रमा पर भार है 16.3 न्यूटन।